18 जून की इनसाइट आई शुरू करने वाले हैं अभी, और इसमें देखेंगे क्या क्या आपके टॉपिक्स आ रखे हैं सारे, और किस हिसाब से ये बेसिकली आपके जो जो टॉपिक्स दे रखे हैं यहाँ पे वो सारे देखेंगे। सबसे पहले आपका बीजीआई हैकिंग है, जीएस3 का टॉपिक आपका इकोनॉमिक्स वगैरह का। तो जो सेंट्रल बैंक है उसने सरप्लस ट्रांसफर फ्रेमवर्क लेके आया है। जो आरबीआई है उसने क्या अप्रूव किया आपका, आरबीआई ने अप्रूव किया है सिंपल सा आपका जो ट्रांसफर है सरप्लस 2.78 लाख करोड़ का, ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे आई है। अब ये क्या है, गवर्नमेंट यूनियन गवर्नमेंट को ये चीज़ की गई है, ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट को आपकी भेजी गई है मतलब फाइनेंशियल ईयर 25-26। जो इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क होता है, ठीक है, ईसीएफ जिस चीज़ को बोला जाता है, और ये 19 में बेसिकली आपका है। तो इसमें क्या था, पे आउट था आपका, जो डिबेट का एक कारण बना हुआ था आपके सेंट्रल बैंक के इंडिपेंडेंस के ऊपर, कि किस हिसाब से आप बेसिकली इस पैसे को रख के बैठे और कैसे फिस्कल फेडरलिज्म में ये चीज़ एक बाधा बन रहा है। सेंट्रल बैंक का सरप्लस ट्रांसफर फ्रेमवर्क पहले होता क्या, वो देखेंगे। तो सेंट्रल बैंक्स क्या होते हैं, उनका एम क्या है, मैक्सिमाइज नहीं करना नहीं होता प्रॉफिट्स को, मतलब वो प्रॉफिट के लिए काम करते ही नहीं कभी। जो बैंक्स होते हैं सरकारी बैंक रहेंगे आपके, सेंट्रल बैंक्स रहेंगे, वो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते। जो एक्टिविटी होती है मैनेज करना फॉरेक्स रिजर्व को, और आपका बेसिकली आपके जो भी फॉरेक्स है वो चीज़ देखना। उसके अलावा आपके ओपन मार्केट ऑपरेशंस जिनको बोलते हैं, ओएमओ बोलते हैं हम, वो चीज़, और करेंसी स्टेबलाइज करनी है, आपकी सारी चीज़ें इनके लिए काम करते हैं हमेशा। और इसी से बेसिकली इनकम जनरेट होती है। जो आरबीआई का कैपिटल फ्रेमवर्क है वो अर्निंग्स के हिसाब से रिस्क को लेके आता है, जो ट्रांसफर किए जाते हैं गवर्नमेंट को, और नॉन टैक्स रेवेन्यू के हिसाब से चीज़ें आपकी देखी जाती है। इसी हिसाब से आपका की डेटा और स्टैटिस्टिक्स कैसे काम करता है। जो आपकी बैलेंस शीट है, जो आरबीआई का टोटल बैलेंस शीट है वो आपका 20.6 आपका मैसिव इंक्रीज हुआ है आपका एक सिंगल ईयर में, और इसी हिसाब से एक एब्सोल्यूट वैल्यूएशन है वो आपका बढ़ गया है इसमें। और जो ग्रोस इनकम की वेलोसिटी है वो भी आपकी रिजर्व मैनेजमेंट के हिसाब से काम करती है, जो इनकम आपकी क्लाइम करती है 21% से। अब जो टिपिकल पॉइंट शिफ्ट है वो आपका काम कर रहा है पे आउट ट्रेडिशनली करने के लिए, जो आपका 30,000 करोड़ से 65,000 करोड़ के आसपास है, और यहीं से आपकी जो सर्ज है स्टेट रेवेन्यू में वो काम करता है। अब स्ट्रेटजिक करेंसी इन्वेंशंस क्या है, जो डिफाइन करता है डोमेस्टिक करेंसी को आपके एक्सटर्नल एक्सचेंज रेट शॉक्स के रिगार्डिंग, और जो आरबीआई एग्जीक्यूट करता है टेक्टिक्स को आपका रीबैलेंस करने के लिए या सेल करने के लिए 12 बिलियन वर्थ का, वो स्ट्रेटजिक गोल्ड एंड परचेज करता है आपका 7.5 बिलियन लिक्विड फॉरेन करेंसी एसेट्स के हिसाब से। अब तुम डीपली एनालाइज करो सेंट्रल बैंक का फिस्कलाइजेशन, तो ये कैसे होगा। देखो, जो सेंट्रल बैंक की क्रेडिबिलिटी है ना, वो आपकी ये चीज देखती है कि आप कितना सेफ डिस्टेंस टेम्परेरी स्पेंडिंग से आप रख सकते हो। और जो एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट है वो उसी हिसाब से काम करती है। पे आउट क्या है, एसेंशियल है इंश्योर करने के लिए जो आपके मॉनेटरी इंटरवेंशन है ना, वो आपके मार्केट स्टेबिलिटी से ड्राइव होते रहे, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे क्या करोगे, पे आउट करोगे, तो इससे क्या है, आपकी साथ में मार्केट जो इंटरवेंशन हो चलती रहेगी, ठीक है, वो सारी चीजें होती रहती हैं। अगर पैसा नहीं होगा तो कैसे करेगा वो काम। इसी तरह जो आपकी एडवांस वेस्टर्न इकोनॉमीज हैं वो बैलेंस शीट्स या क्वांटिटेटिव ईजनिंग है, लास्ट में डोमेस्टिक बॉन्ड परचेज है, उन चीजों को रखती है, ठीक है। तो बॉन्ड परचेज वगैरह भी करके क्या है, आपका जो पैसा है उसको टेक्निकली गवर्नमेंट से आप बॉन्ड परचेज कर लोगे तो उस केस में क्या है, गवर्नमेंट को पैसा दे रहे हो, ठीक है। तो वो चीज यहाँ देखी जाती है। इकोनॉमी को चलाने का एक तरीका होता है, ऐसे आपकी हाईलाइट करना ब्लाइंड स्पॉट्स को, जैसे जो एंटायर 2.7 लाख करोड़ है वो ट्रांसफर किया गया है नॉन टैक्स रेवेन्यू, और बेसिकली आपका यूनियन गवर्नमेंट के अकाउंट में वो चीज गई है। लेकिन ये कंप्लीटली आउटसाइड द डिवाइजेबल टैक्स पूल से बाहर है फाइनेंस कमीशन के, और ये जीरो ऑटोमेटिक फाइनेंस डिवोशन देता स्टेट गवर्नमेंट को, ये वहां से काम करता है। अब तुम बैलेंस करो मैक्रो इकोनॉमिक पावर्स को, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है जिसका गेन क्या है, मैसिव फिस्कल स्पेस को लेके आना और रीबाउंड करना स्ट्रिक्ट बोरोइंग सीलिंग्स लिमिट को, जो यहाँ पे काम करती है। और जो कंपाउंडिंग है रीजनल रिसोर्सेज की या इनबैलेंस करना, वो चीज भी यहाँ पे देखी जाती है। अब जो की इंस्टीट्यूशन के चैलेंजेस हैं वो कैसे होंगे, जो क्रिटिक्स आर्ग्यू करते हैं, जो आपका नॉन शेयरेबल डिविडेंड ट्रांसफर है या जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से इंक्रीज करता है रिलायंस को, वो चीज यहाँ पे आपकी देखी जाती है। और जो फाइनेंशियल लैंडस्केप है वो हैविली आपका सेंटर की तरफ टुवर्ड्स सेंटर की तरफ आपका फोकस होता है। रिस्क अगर आप देखोगे लॉन्ग टर्म सेंट्रल बैंक डिपेंडेंस के, तो वो भी एक चीज देके आता है। जैसे स्टेट की स्पेंडिंग है आपकी रेगुलर, जैसे आपकी रिलायंस करेगी डिविडेंड पे आउट पे, या फिर मेंटेन करेगी इंस्टीट्यूशनल डिस्टेंस को, तो वो चीज़ भी यहाँ पे एक जनरली एक तरीका बनता है एक चीज़ को करने का। इसी हिसाब से आपकी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं एक्टिव स्ट्रेटजिक पोर्टफोलियो रीबैलेंसेस की, कि कन्वर्ट कैसे करेंगे इस चीज़ को, या कैसे देखा जाएगा जिससे जो चीज़ें हैं आपकी नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम करे, ठीक है। डेफिसिट वगैरह देखा जाता है। और इसी तरह जो आपका वे फॉरवर्ड क्या रहेगा इसमें, कि आप लिमिट्स देखोगे कैपिटल फ्रेमवर्क की, किस हिसाब से जो फ्रेमवर्क की कैपिटल की लिमिट है वो बढ़ रही है। वॉलंटरी रिव्यू करोगे जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है डिवोल्यूशन, वो आपका सही हो रहा है या नहीं, या इसमें मैकेनिज्म जो सेंट्रल गवर्नमेंट रिव्यू करती है उस हिसाब से आ रहा है या नहीं।
उसके हिसाब से आप एनफोर्स करोगे। जो ट्रांसपेरेंट रिपोर्टिंग है रिजर्व पोर्टफोलियोज की या डिसीजंस की, वो मैंडेट करेगी यानी कॉम्प्रिहेंसिव चीज़ों के हिसाब से। जैसे आपका लार्ज स्केल का गोल्ड लिक्विडेशन या फॉरेन पेपर परचेज है, वो वेरीफाई करता है रिजर्व मैनेजमेंट को, और यहीं से आपकी सारी चीज़ें निकलती है। जो इंस्टीट्यूशनल जैसे रेगुलर रिव्यूज है फिजिकल मॉनेटरी बैलेंस में, वो भी चीज़ देखी जाती है कि कितना आपको तरीके से कर रहा हो, किस हिसाब से देखा जा रहा है। अगर आप कंक्लूजन की बात करो यहाँ पे, जो ग्रोइंग रोल होता है ना मार्केट का, वो ऐसे ही बढ़ता है और इसी हिसाब से आपका देखा जाता है। अब नेक्स्ट बात करेंगे डिफेंस डिकेड ट्रांसफॉर्मेशन की। जो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है उसने रिलीज की है कॉम्प्रिहेंसिव बैकग्राउंड डिफेंस डिकेड, जो आपकी रिपोर्ट है, जो आपकी एनहेंस करती है कैपेबिलिटी को, कैपेसिटी को, और ये सारी चीज़ों को। लेट्स से आपकी इससे क्या है, कैपेबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है, ठीक है, आपकी कैपेबिलिटी इंक्रीज हुई, डिफेंस की आपकी कैपेसिटी इंक्रीज हुई, तो ये सारी चीज़ें इसमें देखी जाती हैं। अब जैसे डिफेंस का कैपिटल एक्सपेंडिचर है, डिफेंस का बजट है, वो अलग अलग चीज़ों से काम करता है आपका। जैसे आप पास्ट 12 ईयर्स की बात करो तो एक फंडामेंटल स्टडी शिफ्ट हुआ आपका टॉप डाउन फॉरन मिलिट्री इक्विपमेंट बायर से लेके इंडिजीनियस इंडस्ट्री बिल्डर, ठीक है। जैसे इंडिया में क्या है, पहले आपका क्या था, फॉरन जो इक्विपमेंट थे वो ज़्यादा चलते थे, फॉरन इक्विपमेंट ज़्यादा थे पहले, अगर हम बात करेंगे तो, ठीक है। अभी क्या हुआ है, अभी बेसिकली आपकी क्या है, ओन डेवलपमेंट ज़्यादा होने लगी है, ठीक है। ओन डेवलप ज़्यादा कर रहे हैं हम लोग बैठ के, जो इक्विपमेंट्स हैं वो। और ये चीज़ आपकी जो आत्मनिर्भर भारत है या मेक इन इंडिया चीज़ें हैं, वो चीज़ें आती हैं। जो मिनिस्ट्री है डिसमेंटल करती है लीगेसी ब्यूरोक्रेसी फ्रेमवर्क, जो इंट्रोड्यूस करते हैं ट्रांसपेरेंट को मैनेज और इनोवेशन ड्राइविंग मैन्युफैक्चर इको प्रोसेस। अब की डेटा क्या है इस चीज़ का, देखो जो मैक्रो फिजिकल एलोकेशन है, कैपिटल स्पेंडिंग है, वो चीज़ें काम करते हैं। नेशनल डिफेंस बजट है वो 2.53 से आपका 7.85 करोड़ हुआ है। इसी तरह आपकी फंडिंग है एक्विजिशन और क्रिएशंस की, वो भी आपकी बढ़ी है, ठीक है। इस केस में R&D स्पेंडिंग है वो भी आपकी डबल हुई है, पहले 13,000 करोड़ थी, अब 29,000 करोड़ हो गई है। इंडस्ट्रियल डेप्ट और प्रोडक्शन रिस्ट्रक्चरिंग है आपकी, जो नेट फाइनेंशियल वैल्यू है इंडिजीज डिफेंस की, वो भी आपकी इंक्रीज हुई है। और जो प्राइवेट सेक्टर का फुटप्रिंट है, DPSC कंट्रीब्यूट करता है 76% ऑफ एग्रीगेट मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट, वो भी आपका ग्रू हुआ है चीज़ों के हिसाब से। अगर आप ट्रिपल इंडस्ट्रियल अलायंस की बात करो तो एक्टिव लीगल डिफेंस या इंडस्ट्रियल लाइसेंसेज इशू हुए हैं, वो भी आपके मार्च के हिसाब से काम करते हैं। और जो आपका गवर्नमेंट है डिसोल्व करती है 200 साल का OFB, वो भी आपका यहाँ पे कॉर्पोरेट DPSC के हिसाब से काम करता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको आप बोल सकते हो कि बॉस ये जो ग्रोथ है या ट्रीटमेंट्स हैं वो टाइम के साथ साथ बढ़े हैं, ठीक है, हमने देखा है, और वो चीज़ें आपकी इंक्रीज हुई है। FDI आपका क्या है, गवर्नमेंट ने परमिट कर दिया अप टू 100%, मतलब पहले क्या था आपका 74% तो आपका ऑटोमेटिक थ्रू रूट के थ्रू आ सकता है FDI, ठीक है, और आपका अप टू 100% आ सकता है गवर्नमेंट रूट के थ्रू, 100% थ्रू गवर्नमेंट। तो ये चीज़ यहाँ पे FDI में है डिफेंस, ठीक है, ये चीज़ भी यहाँ देखने को मिलती है। अब तुम ये देखते हो कि बॉस जो ग्लोबल फुटप्रिंट्स है या जो एक्सपोर्ट है, वो भी 55% का सर्ज है एक्सपोर्ट में। और एक डेजिग्नेशन मैट्रिक्स जो आप देखोगे कि भाई मैन्युफैक्चरिंग आइटम या बैटल रेडी सब सिस्टम्स है, वो एक्टिवली एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं 80 कंट्रीज में भी, ठीक है। आप अराउंड 80 कंट्रीज में क्या कर रहे हो, चीज़ को एक्सपोर्ट भी कर रहे हो। यही चीज़ आप कॉर्पोरेट बेस की देखो तो वो भी क्या है आपका 145 एंटिटीज में आपकी क्या है कॉर्पोरेट चीज़ें आपकी अभी डेवलप हुई हैं। जैसे आपकी डिपेंडेंस है एक्सटर्नल मार्केट्स पे, या फिर आपकी रिवर्स करता है इक्वेशन टू मैन्युफैक्चर नियरली 65% ऑफ डिफेंस इन्वेंट्री, जो यहाँ पे चीज़ों के हिसाब से देखी जाती है। अब जो की ट्रेंड्स हैं इंडियन डिफेंस गवर्नमेंट में, वो कैसे काम करते हैं, देखो जो इनोवेशन है आपका डिफेंस एक्सेलेंस का, वो आपका MSME के हिसाब से काम करते हैं। 551 स्पेसिफिक डिजाइन कॉन्ट्रैक्ट्स है जो मार्च 26 में दिए गए हैं। और अगर प्रिक्योरमेंट को तो खत्म करो इस चीज़ की, तो ये इम्पोर्ट्स को लेके आता है 5012 स्पेशलाइज पार्ट्स के हिसाब से, जो डोमेस्टिक ऑर्डर में काम करता है। अगर आप हब एंड स्पोक मॉडल को यूज़ करो तो ये डिफेंस कॉरिडोर्स में हेल्प करता है पुल करने के लिए इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट्स को, उत्तर प्रदेश में, तमिलनाडु में, जो भी आपका काम करता है। और जो लॉन्च है डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट्स का या एंटरप्रेन्योर्स प्लेटफॉर्म का, ये बेसिकली यूनिक रेफरेंस नंबर के हिसाब से काम करता है, सिक्योरली सप्लाई करते हैं चेन्स को। अब आप जैसे ओपनिंग करो स्टेट रिसर्च लैब्स की प्राइवेट एंटिटीज़ में, तो ये DRDO फैसिलिटी के हिसाब से देखी जाती है, जो बेसिकली आपके डिफेंस पोर्टल के हिसाब से काम करेगी। टेक्निकली चीज़ों को करने के लिए कितना अच्छे से आप चीज़ों को कर सकते हो, वो चीज़ यहाँ देखी जाती है, ठीक है। अब पॉजिटिव इंडिकेटर है ब्रेक थ्रू क्या है आपका इस चीज़ को लेकर, देखो जो हाई एल्टीट्यूड एंटी सैटेलाइट सिस्टम्स हैं वो डिस्ट्रॉय करते हैं टारगेट सैटेलाइट को लो अर्थ पे, तो ये चीज़ देख सकते हैं मिशन शक्ति में। मिशन दिव्यास्त्रा वो क्या है आपकी लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं जो आपकी इक्विप्ड होती है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेट्स के साथ,
इसी तरह आपका एक सक्सेसफुल 12 मिलिट्री ग्राउंड होता है जो आपका स्क्रैम्बल या फुल स्केल कम्बस्टर्स के साथ लिखा जाता है। ऐसे आपकी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल होती है जो आपकी 6 लाख करोड़ के हिसाब से काम करती है चीज़ों को करने के लिए। अब 75 अगर आप माइलस्टोन्स के हिसाब से काम करो ना बॉस, तो वो चीज़ भी यहाँ पे अलग हो सकती है। ठीक है, आपने अलग अलग चीज़ें देखी, माइलस्टोन्स आपने कवर किए, देन उसके हिसाब से आप चीज़ें देख रहे हो, वो चीज़ यहाँ देखी जाती है। अब की चैलेंजेस क्या है? सबसे पहली तो चैलेंजेस आप देखोगे वो इनकंसिस्टेंसी है। ठीक है, चीज़ों को करने के लिए कि बॉस आज कुछ चल रहा है, कल को कोई प्रोजेक्ट पास नहीं हुआ तो उसमें इनकंसिस्टेंट आ गया, वो चीज़ आती है। फिर आपकी क्या है, ग्लोबल को प्रोडक्शन। बेसिकली आपकी क्या है, ग्लोबल वेंचर्स नहीं हो रहे, ग्लोबल टाइप्स नहीं हो रहे, उसके थ्रू आप काम नहीं कर पा रहे। तो वो चीज़ एक सबसे बड़ा इशू आती है स्ट्रेटजिक शिफ्ट में कि किस हिसाब से आपका देखा जाता है। अगर आपकी ब्रिंगिंग इंडस्ट्रियल स्किल डेफिसिट है, वो चीज़ भी यहाँ पे देखी जाती है। ठीक है, स्किल डेफिसिट आपका एक इशू रहता है इस चीज़ को करने के लिए कि बॉस किस हिसाब से काम कर रहा है और कैसे देख रहा है वो चीज़। और आपकी जो लोकल अप्रूवल्स है, तो वो चीज़ भी देखी जाती है। ठीक है, वे फॉरवर्ड अगर तुम इस चीज़ को करो तो जो ग्लोबल आउटरीच है सेंट्रल गवर्नमेंट्स की, या टारगेट करना 50,000 करोड़ के एनुअल डिफेंस का, वो चीज़ देखी जाती है। और जो एनफोर्स करना हाई इंडिजीनियस कंटेंट को, वो चीज़ भी प्रोसीजरल से शिफ्ट के हिसाब से होती है कि कितना अच्छा वो कर रहा है और क्या देखा जाता है। कॉर्पस फंड आपका दिया गया 500 करोड़ का करीब इस चीज़ में, और इंडिया यूएस ट्रस्ट इनिशिएटिव्स आपका यहाँ पे डाला गया है जो महासागर डॉक्ट्रिन के हिसाब से पोजीशन करता है ताकि आप चीज़ों को अच्छे से कर सको। ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे देखी जाती है। देन आपकी नेक्स्ट चीज़ आती है कि आपका जो हाउस पैनल है या गवर्नमेंट का आज करता है स्पेंड ऑन एजुकेशन टू द 6% ऑफ जीडीपी, ये आपका पॉलिटी का एक टॉपिक आ जाता है मेंस के लिए। तो बेसिकली अभी क्या है, जो कमेटी है एजुकेशन वुमेन चिल्ड्रन, वो बेसिकली आपकी क्या है पार्लियामेंट में। ठीक है, जो एजुकेशन कमेटी है आपकी, वो बोल रही है कि आप सीधा सीधा क्या करो, 6% ऑफ जीडीपी है ना, खर्च करो इसके ऊपर, जो कि अच्छी बात भी है। मतलब एक तरह से इसमें एजुकेशन वुमेन चिल्ड्रन या यूथ या स्पोर्ट्स सारी चीज़ें आ गई। अब तुम ये देखो बॉस कि अगर हमें ये देखना है कि ये होता क्या है, जो रिकमेंडेशन है वो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने दी है। अब जो बेसिकली आपकी 38 अमेंडमेंट्स के हिसाब से आती है, और जो एक्शन है आपका वो 25-26 में लिया जाएगा। अब जो कमेटी है उसने रिव्यू किया जो एलोकेशन है आपका हायर एजुकेशन का, लेट्स से आपकी जो हायर एजुकेशन है उस केस में दिक्कत क्या आ रही है, जो ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से है ना, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आपकी 2020 है उसके हिसाब से वो चीज़ काम नहीं कर रही है यहाँ पे। तो ये भी एक इशू आ रही है। अब जो नीड है अचीव करने का एनईपी टारगेट को, वो कैसे रहेगा? तो इसमें क्या है आपका, सबसे पहले पब्लिक एक्सपेंडिचर्स को बढ़ाओ आप 6% ऑफ जीडीपी के, और जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो 4.12 ऑफ द जीडीपी रहेगा 21-22 में। ठीक है, ये चीज़ आप देखोगे। अब इन एडवोकेट बजट ग्रोथ क्या रहेगी, जो हायर एजुकेशन आपकी 25-26 में वो लोअर रहेगी कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। और जो कमेटी ने सजेस्ट किया है कि एनुअल इंक्रीज करो 8 से 10% का टू द ऑफसेट इन्फ्लेशनरी प्रेशर, तो चीज़ें यहीं से आपकी इंक्रीज होती हैं। अब ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो क्या है, जैसे बोथ मेल एंड फीमेल के लिए आपकी स्टूडेंट की एनरोलमेंट रेशियो है लिमिटेड रहती है, और अगर आप अचीव भी करोगे एनईपी को तो ये 35 के हिसाब से आपकी काम करती है, 35 के हिसाब से चीज़ें यहाँ पे काम करेंगी। ठीक है, अब जो इंटरनेशनल कंपैरिजंस हैं, जैसे आप भूटान हो गया या मालदीव्स हो गया, या फिर आपका शेयर ऑफ जीडीपी है एजुकेशन पे, वो इंडिया से फालतू रहता है। अब जो हाइलाइट्स हैं या नीड है आपकी स्ट्रॉन्ग पब्लिक इन्वेस्टमेंट्स के लिए, वो चीज़ भी यहाँ पे देखी जाती है। अब हाई एजुकेशन स्पेंडिंग है वो इम्प्रूव करके लर्निंग आउटकम्स को, रिसर्च कैपेबिलिटीज़ को या इनोवेशंस को, जो आपकी वर्कफोर्स प्रोडक्टिविटी में काम करेंगे। जो एडवोकेट फंडिंग है वो आपकी एसेंशियल्स अचीव करने के लिए टारगेट्स को, और जो आपकी मल्टी डिसिप्लिन एजुकेशन है, डिजिटल लर्निंग्स है, वो चीज़ें भी यहाँ देखी जाती है। अगर इन्वेस्टमेंट में एजुकेशन किया गया है ना, वो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स कॉम्पिटिटिवनेस हर चीज़ को एनहेंस करता है, और यही चीज़ आपकी देखी जाती है। ठीक है, और यहीं से आपकी रेलेवेंस आती है एग्जाम में। अब जो नेशनल स्टैटिस्टिकल मिशन है वो कैसे काम करेगा, कमीशन है सॉरी, वो कैसे देखेगा? तो देखो, जो अपॉइंटमेंट कमेटी होती है आपकी, वो ऑफिशियली अप्रूव करती है अपॉइंटमेंट्स को। और तीन बेसिकली इसमें क्या है आपकी, तीन डोमेन्स होती हैं जो आपकी यहाँ पे देखी जाती हैं। और जो एक्सपर्ट क्या होते हैं, एक्सपर्ट क्या होते हैं, पार्ट टाइम मेंबर होते हैं। एक्सपर्ट इज अ पार्ट टाइम मेंबर, जो आपका पार्ट टाइम मेंबर रहेगा बंदा। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब जो नेशनल स्टैटिस्टिक कमीशन है वो एम्पावर और ऑटोनोमस बॉडी है आपकी, जो एक नोडल एजेंसी की तरह काम करती है सारे कोर स्टैटिस्टिकल एक्टिविटीज़ की, और एक सेंट्रलाइज रेगुलेटरी की तरह ये लोग आते हैं। ठीक है, जो बेसिकली आपकी डिज़ाइन की जाती है सेंट्रलाइज
रेगुलेटरी की तरह डिज़ाइन की जाती हैं चीज़ें। अगर तुम इन्फ्लुएंस की बात करो तो ये बेसिकली आपकी डेटा कलेक्शंस या एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस के हिसाब से काम करती है, जो नेशनल वाइड बेंचमार्क्स और डेटा कलेक्शन डिस्ट्रीब्यूशन को देखेगा। एस्टेब्लिशमेंट और ओरिजिन क्या है? रंगाराजन फाउंडेशन है। गवर्नमेंट क्या करती है? एक हाई लेवल एक्सपर्ट कमेटी लेके आती है, जो बेसिकली आपका चेयरमैनशिप और डॉक्टर सी राजन काम करेंगे, और जो एंटायर स्टेटिस्टिकल सिस्टम है वो चीज़ यहाँ पे देखी जाएगी। अब फॉर्मल नोटिफिकेशन इस चीज़ का क्या है? देखो, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो एक एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन पास करती है जून 1 2005 को, जो ऑफिशियली क्रिएट करेगा आपका एनएससी, जो आपका मैंडेट करता है जुलाई 12 2006 को, और वहीं से आपकी ऑर्गेनाइजेशन पूरी स्टार्ट होती है। अब गवर्नेंस का स्ट्रक्चर क्या है इसका पूरा? देखो, अगर तुम बात करो गवर्नेंस की, तो ये क्या है, पार्ट टाइम चेयरपर्सन की तरह तुम्हारा काम कर रहा है। ठीक है, पार्ट टाइम चेयरपर्सन है और ये बंदा, और इसमें क्या है प्लस 4 पार्ट टाइम मेंबर है इसके, ये लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। अब जो एक्स ऑफिशियल इंस्टीट्यूशन है, जो सीईओ है नीति आयोग का, वो सर्व करता है एज ए परमानेंट। ठीक है, परमानेंट भी तो कोई होना चाहिए ना उस केस में, वो चीज़। और जो नेशनल आपके स्टेटिस्टिकल ऑफिसर्स हैं एक्ट एज अ सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो देखा जाता है विद इन द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इम्प्लीमेंटेशंस। अब जो की फंक्शंस क्या है, देखो, जो रिस्पॉन्सिबल है इवोल्व करना कॉम्प्रीहेंसिव नेशनल पॉलिसीज को, या बेसिकली आपकी प्रायोरिटीज सेट करना, वो चीज़ें यहाँ देखी जाती हैं। अब जो एस्टेब्लिश करना, मॉनिटर करना स्ट्रिक्ट नेशनल क्वालिटी फ्रेमवर्क्स को, वो चीज़ आपकी इन्फ्लेशन मैट्रिक्स के हिसाब से आती है, जो प्रोडक्शन डेटा देखता है। अब जो स्प्रेड हेड है करना आपके हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेशंस को, मिनिस्टर्स एंड डिपार्टमेंट्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, वो मैनेज करता है वर्टिकल कोऑपरेशंस को। और जो एम्पावर करता है आपके एग्जीक्यूट करने के लिए स्टैटिस्टिकल ऑडिट्स को, जो आपकी चीज़ें यहाँ पे देखी जा रही हैं। अब जैसे मॉनिटर और रिव्यू करोगे आप फंक्शनिंग को या ब्रॉडर स्टैटिस्टिकल सिस्टम्स को, वो एस्टेब्लिश मेथोलॉजीज के हिसाब से काम करेगा कि कितना ये सही कर रहा है, कितना गलत कर रहा है, वो चीज़ यहाँ सारी देखी जाती है। ठीक है, ये चीज़ भी यहाँ पे आती है। अब नेक्स्ट आता है कि आपकी रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट क्या है। इंटरनेशनल रिलेशंस में प्रीलिम्स में आपका देखा जाता है ये, तो बहुत सी क्या चीज़ है, तो चलो इसके बारे में बात करते हैं। तो इंडिया रशिया का जो बायलैटरल लॉजिस्टिक एग्रीमेंट है एलएसए, उस चीज़ को आप रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट जो बोलते हो ऑफिशियली, वो चीज़ है। तो फाउंडेशन क्या होती है इसकी? देखो, जो फाउंडेशन है वो नॉन ऑफेंसिव मिलिट्री कोऑपरेशन एग्रीमेंट लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, जो डिज़ाइन किया गया एडमिनिस्ट्रेशन टेक्निकल पर्पस के लिए। एक स्ट्रीमलाइन फ्रेमवर्क है जो आपका यूज ऑफ ईच अदर्स मिलिट्री बेसिस बोलता है सीधा, कि भैया आप क्या कर सकते हो, मिलिट्री बेसिस को यूज कर सकते हो, मिलिट्री बेसिस यूज कर सकते हो इसमें। ठीक है, अब टाइमलाइन फाउंडेशंस के एग्रीमेंट फॉर्मली साइन किया गया बोथ नेशंस के द्वारा इन द मॉस्को फरवरी में जो भी होता है आपका, और एनफोर्स करता है जनवरी 26 में। बायलेटरल है रिपब्लिक ऑफ इंडिया और रशियन फेडरेशन के बीच में। एम क्या है? एम है सिंपल सा कि भाई सिंप्लीफाई रिड्यूस करना एडमिनिस्ट्रेशन ब्यूरोक्रेसी को, और रिप्लेस करना केस बाय केस क्लियरेंस को। ठीक है, एग्रीमेंट का एम वही है कि एक्सेलरेट करना टर्न अराउंड टाइम को, और जो रिड्यूस करना लॉजिस्टिक बोटलनेक्स को। ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखी जाती है। अब की फीचर्स के एग्रीमेंट के, जो लॉजिस्टिक फ्रेमवर्क है वो एक्टिवेटेड होता है स्पेसिफिक म्यूचुअली प्लान्ड इवेंट्स पे, जैसे आपकी जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होगी, मिलिट्री ट्रेनिंग्स होगी, ये सारी चीज़ें। और जो टैक्स है आपका इंक्लूड करता है अपर लिमिट आपकी 3000 मिलिट्री पर्सनल्स की, जो देखी जाए। एडमिनिस्ट्रेशन शील्डिंग है जो अकोमोडेट करती है आपकी लार्ज कॉन्टीजेंट्स को, मल्टीपल शिप्स को, और आपका एकम्पाई करता है ये एयरक्राफ्ट को ड्यूरिंग टेम्परेरी जॉइंट एक्सरसाइज। अब कॉम्प्रिहेंसिव लॉजिस्टिक कवरेज क्या होती है? जो एग्रीमेंट है वो परमिट करता है रेसिप्रोकल एक्सेस टू द मिलिट्री सक्सेस, जो भी आपकी देखी जाती है, और जो भी आपका फ्रेश वाटर है या फूड है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपकी आती है। ये बेसिकली एग्रीमेंट है, अभी कुछ दिन पहले साइन भी किया गया था। अगर हम बात करें इसका कि ये कौन सा एग्रीमेंट है आपका, सो ये है आपका रेसिप्रोकल रेलोस, सीधा सीधा बोलते हैं हम इसको, रेलोस का जो एग्रीमेंट है, जो आपका जैसे हम गूगल पे भी देखें तो ये आपका साइन किया गया रशिया और इंडिया के बीच में रिसेंटली। ठीक है, और अगर हम इसकी बात करें तो काफ़ी एक्सप्लेन भी था उस टाइम पे। ठीक है, फीचर्स इसके सारे थे कि भाई ये किस हिसाब से आपका देखा जाएगा, और क्या क्या आप इसमें देखोगे, वो चीज़ यहाँ पे आपकी जनरली थी एग्रीमेंट में। ठीक है, अभी हम अगर बात करें इस चीज़ की कि वो
लेट्स से मेरे को ये देखना है कि इसका जो की फीचर्स आ गई हमारी सारी। अब जो सुपर एल नीनो एक जो चीज़ चल रही है, तो हमारा एलो उसका सुपर एल नीनो एक चीज़ चल रही है, वो चीज़ है मतलब इतनी गर्मी पड़ रही है हर जगह, तो क्या है ये। तो जो फॉर्मेशन है एल नीनो का इक्वेटल पैसिफिक में, तो वो चीज़ यहाँ पे देखी जाती है सबसे पहले। फिर अभी अगर हम इस चीज़ को बात करें सुपर एल नीनो की, तो वो चीज़ है क्या, तो फिर एक्सप्लेन करते हैं इसको। सुपर एल नीनो तो आपका हर जगह ये चल रहा है कि गर्मी में आपने देखा होगा काफ़ी इशू आ रखा है हर जगह। तो इस चीज़ में अगर हम देखें तो सुपर एल नीनो, तो अगर मैं इस चीज़ की बात करूं तो सुपर एल नीनो आपका काम कैसे करता है। सो ये हमारा सुपर एल नीनो का, इसमें हम देखते हैं कि कैसे काम देख करेगा और किस हिसाब से देखा जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, रिप्रेजेंट करता है आपका जो सी सरफेस टेम्परेचर्स की वार्निंग है, वो चीज़ कि किस हिसाब से बेसिकली आपकी वार्निंग्स आ रही हैं और कैसे आप पैसिफिक ओशियन में सारी चीज़ें देखते हो। जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने क्लासीफाई किया है कि जो एल्निनो है वो बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट्स आपका देखा जाएगा। ठीक है, और जो ट्रेड विंड है आपकी जिस हिसाब से बढ़ रही है ना, वो चीज़। स्टैंडर्ड एल्निनो क्या है, टेम्परेचर डिपार्ट होता है लॉन्ग टर्म एवरेज से, लेकिन वेरी स्ट्रॉन्ग जो टेम्परेचर होता है सुपर एल्निनो होता है। ठीक है, अब स्लैकनिंग क्या है आपकी ट्रेड विंड्स, जो इक्वल ट्रेड विंड्स है वो नॉर्मली ब्लो करती हैं आपकी ईस्ट से वेस्ट में, जो आपका वार्म सरफेसेस को लेके आती है एशिया दूसरी तरफ। वेस्ट टू ईस्ट में जो आपकी वीकेंड विंड्स की तरफ जाता है, तो मैसिव पूल होता है आपका वार्म सरफेसेस का, जो एक्यूमुलेट करता है चीज़ों को फॉर द कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका। अब फीडबैक लूप क्या है इसका, जो ईस्टर्न पैसिफिक हीट्स हैं वो डिस्टर्ब करती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर जोन्स को, और जो स्लैकनिंग करती है ट्रेड विंड्स को, जो आपकी काम करती है। ठीक है, और जो लॉन्ग टर्म क्लाइमेट चेंज है वो बेसिकली आपका एक्ट करता है इंक्यूबेटर की तरह, जो इंक्रीज करता है बेस लाइन्स को, और हीट अवेलेबल होती है ओशियंस में, या फिर मॉडर्न सुपर एल्निनोज सिग्निफिकेंटली मोर इंटेंस होते हैं हिस्टोरिकल वन से। तो ये चीज़ यहाँ देखी जाती है। अब मैं बात करूँ इसकी, जो एस कर्व्स हैं बेसिकली आपकी कैसे डिफाइन करते हैं। जो फिनोमिना है वो आपका फॉलो करता है एक स्ट्रिक्ट सीजनल टाइमलाइन को, जो आपका स्प्रिंग या फिर आपकी पीक जो इंटेंसिटी है उस चीज़ को देखता है विंटर मंथ्स में, या कोलैप्स करता है स्प्रिंग सीजन्स में। डिले क्या होता है सुपरनेशन सिग्नल्स में, जो ओशियन वार्मिंग पीक्स हैं आपके वो ईयर के लेट में काम करते हैं, और जो सरप्राइजिंग इफेक्ट होता है ग्लोबल वेदर सिस्टम्स पे, वो बेसिकली आपका मिडल या फिर लेटेस्ट स्टेज ऑफ समर मानसून देखा जाता है, किस हिसाब से आपका आ रहा है वो चीज़। और जो सुपर इवेंट्स है वो हिस्टोरिकल रेयर होते हैं आपके काफ़ी, मतलब हर जगह देखने को नहीं मिलेंगे तुम्हें। और जो स्टार्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है वो ट्रैक करता है 1950 में, और इसी हिसाब से आपकी जो सारी चीज़ें देखी जाने लगी हैं। जो साइकिल डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी कोई जनरेट नहीं करता चीज़ों को, उसी हिसाब से आपके जो सारे काम हैं वो आपके बनते हैं। ठीक है, और आपकी जो फेवरेबल कंडीशंस है वो सुपर थाइजोन सेंट्रल एशिया के हिसाब से काम करती है। ठीक है, अब इम्प्लीकेशंस क्या है इंडिया और ग्लोब की। तो एलनीनो क्या है, वीक करता है इंडियन मानसून को, और बेसिकली आपका बिलो नॉर्मल रेनफॉल आपकी कोज करता है। जो आपका ड्रोट है आपका उसी हिसाब से काम करता है अलग अलग रीजन्स में। और जो हाईली इलेक्ट्रिक रेनफॉल होती है ना आपकी, जैसे मानसून है आपका, वो एक लॉन्ग ड्राई स्पेल के बाद आता है, जो इफेक्ट करता है क्रॉप की ग्रोथ को, और वही चीज़ यहाँ पे आती है। एक पॉजिटिव आईओडी बेसिकली आपकी जो नीनो इफेक्ट है, एल नीनो इफेक्ट है, उसको यहाँ पे पार्शली ऑफसेट करता है, और जो करंट फोरकास्ट है वो लिमिटेड रिलीफ लेके आता है इस चीज़ को देखने के लिए। इसी तरह आपके ग्लोबल इम्पैक्ट्स है वो काम करते हैं, जैसे जो एलनीनो है वो आपका ट्रिगर करता है फॉरेस्ट फायर्स को, या कोरल ब्लीचिंग को, जो इकोसिस्टम डिग्रेशन के हिसाब से आती है, और अलग अलग कंट्री के एक्सपीरियंस करती है सेवरल ड्रॉट्स को, या वाटर शॉर्टेज है, या फिर आपकी फूड सिक्योरिटी है, वो चीज़ यहाँ देखी जाती है। एलनीनो रिलीज करता है एडिशनल ओशियन हीट्स को एटमॉस्फेयर में, और पुश करता है ग्लोबल टेम्परेचर्स को रिकॉर्ड लेवल पे, ताकि आपकी पोटेंशियली 1.5 का थ्रेशोल्ड हो सके इस चीज़ को देखने के लिए। तो यही चीज़ आपकी देखी जाती है। अब टेम्परेरी ब्लॉक है टेलीग्राम पे, मतलब तुम ये देख रहे हो नीट के एग्जाम से जैसे टेम्परेरी ब्लॉक लगा दिया टेलीग्राम पे, तो वो चीज़ क्या है। देखो, जो बीजीपी बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल्स होते हैं वो हाईजैकिंग एक साइबर थ्रेट होता है बेसिकली आपके टेक्निकल इवेंट्स का, जिसमें आप जो इंटरनेट पर जो ट्रैफिक है उसको आपने एक तरह से ब्लॉक कर दिया। मतलब जनरली लोग क्या है, आपने वीपीएन से लोग यूज़ कर रहे हैं चीज़ों को, लेकिन फिर भी आपने उस चीज़ को ब्लॉक कर दिया, तो वो चीज़ यहाँ पे देखी जाती है। अब जो ट्रैफिक है वो आपका आता है और एक्सीडेंटली हैपन्स होता है, क्योंकि नेटवर्क है आपका एडवर्टाइज कर रहा है आईपी एड्रेस स्पेसिस को,
जो आपका कोई ओन या कंफ्यूज नहीं करता इंटरनेट की ग्लोबल आउटिंग डायरेक्टरी को, तो वहां से वो देखा जाता है। अब ये काम कैसे करता है, जो इंटरनेट होस्ट ऑफिस है, जैसे ग्लोबल इंटरनेट है आपका, थाउजेंड्स ऑफ मैसिव और इंडिपेंडेंट नेटवर्क्स में, जिसको ऑटोनोमस सिस्टम्स बोलते हैं, जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स, आईएसपी या क्लाउड प्रोवाइडर से चलते हैं। तो ये बेसिकली क्या है, हर एक का आईपी होता है, ठीक है, हर एक का आईपी एड्रेस होता है, वहीं से आपका चलता है पूरा। इसी तरह आपका जो ट्रस्ट वेरिएबल है, जो कोर इंफ्रास्ट्रक्चर है इंटरनेट का, वो रिलाई करता है ट्रस्ट के ऊपर। और जो फॉल्स एडवर्टीजमेंट है, जैसे हाईजैक है या फिर आपका मिसकॉन्फ़िगरेशन ऑटोनोमस सिस्टम्स है, तो फ्रॉडमेंटल आईपी एड्रेस पे उसको लेके जाते हैं, और ये चीज़ यहाँ पे देखी जाती है, ठीक है। अब ट्रैफिक डाइवर्जन, लेट्स से आपकी नेटवर्क्स हैं या फिर एक्सेप्ट करता है फॉल्स मैप एंट्री को, वो चीज़ में यहाँ देखी जा रहा है, डाइवर्जन तो ट्रैफिक का किया जाए तो ये इम्प्लीकेशन है सारी। अब नेक्स्ट है यूएस पैसिफिक कमांड, क्या बोल रहा है, जो यूनाइटेड स्टेट्स है वो अनाउंस किया है बेसिकली यूएस इंडो पैसिफिक कमांड, जो ऑफिशियली रिस्टोर करेगा ओरिजिनल नेम टू द यूएस पैसिफिक कमांड, जो बेसिकली ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट 6 जियोग्राफिकल यूनिफाइड कमांड है, और यूनाइटेड स्टेट्स आपका हाई क्वार्टर है हवाई में। फाउंडेड ये हुआ था जनवरी 1947 में, और ये टाइमलाइंस है इसकी सारी, और बेसिकली वास्ट एरिया रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन लोगों का, क्योंकि ये पूरी मिलिट्री को ही देखते हैं। और जो जॉइंट फोर्स इंटीग्रेशन है वो चीज़ देखी जाती है, और थिएटर सिक्योरिटी ऑपरेशन है इन लोगों का, वो चीज़ यहाँ पे आती है, ठीक है। इम्प्लीकेशन वगैरह आ गई और ये सारी चीज़ें चलती हैं। अब एक पद्मा बैराज काफ़ी चल रहा है एक टॉपिक, जो बांग्लादेश है उसने ऑफिशियली साइन की है एक चीज़, कि वो जो कंस्ट्रक्शन आपका टीके 5 करोड़ रुपए का जो पद्मा बैराज है, वो कॉम्बैट करता है सीजनल वाटर स्कैरसिटी से, मतलब पानी की काफ़ी कमी होती है वहाँ पे। जो पद्मा बैराज है एक मैसिव मैसिव तुम इसको ये बोल सकते हो, आपका प्लान ट्रांसपेरेंट वाटर मैनेजमेंट सिस्टम है, जो डिजाइन किया गया है आपका लास्ट रिवाइज के हिसाब से। ये एक डिफेंसिव इंफ्रास्ट्रक्चर चॉइस है बांग्लादेश की, रेगुलेट करने के लिए इन चीज़ों को। लोकेशन क्या है आपका, ये बेसिकली मेन चैनल पद्मा रिवर पे है, और 180 किलोमीटर का डाउन स्ट्रीम है इंडिया के फरक्का बैराज से। और अगर आप बात भी करो फिजिकल डायमेंशंस की, 2.1 किलोमीटर की लेंथ है, स्टोरेज पूल है इसमें, और डेमोग्राफिक आउटरीच है। और इसी हिसाब से जो पद्मा रिवर की बात करो तुम्हें, मेजर हाई आपकी ट्रांसबाउंडरी रिवर है, जो आपकी बांग्लादेश से निकलती है, ठीक है। और इसी हिसाब से बेसिकली आपका, अगर मैं बात करूं तो, कि इसकी जियोग्राफिकल और इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है, डेल्टा ई ग्रेट लेन बेसलाइन है, और आपका हाई सिल्टिंग मैकेनिज्म्स है, क्रूशियल न्यूट्रिएंट फैक्ट है, जो आपके काम करते हैं अलग अलग चीज़ों में, ठीक है। तो ये था आपका पूरा लेक्चर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब करो चैनल को फॉर द मोर अपडेट्स, सारे ऐसा कंटेंट आने वाला है फ्री में।